हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सोशल और प्रिवेंटिंग फार्मेसी, जो कि बी फॉर्म 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसके सेकेंड यूनिट के पार्ट 2 के ऊपर, जिसे प्रिवेंटिव मेडिसिन 2 के पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस और कैंसर के ऊपर। फ्रेंड्स, ये जो तीनों पार्ट है, तीनों डिजीज है, वो सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन अभी के टाइम पे मोस्ट कॉमन होने वाला डिजीज़ है। लगभग मैक्सिमम पर्सन इस डिजीज़ से ग्रसित है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ मेलिटस हो, कैंसर हो। और इन तीनों डिजीज़ का जो ग्रोथ रेशियो देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन तीनों को। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हाइपरटेंशन, फ्रेंड्स, बात करें हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन में होता क्या है, इसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। मतलब हमारे ब्लड प्रेशर का अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना। ये एक कॉमन कंडीशन है इन विच लॉन्ग टर्म फोर्स, ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है अभी के टाइम पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक ना। इसमें होता क्या है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अगेंस्ट आर्टरी, हमारे जो वेन है आर्टरी वॉल, उसके वॉल पे क्या करता है, ब्लड का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने से, उसके प्रवाह बढ़ जाने से क्या होता है, वो आर्टरी के दीवार पे प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और कॉज सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन मेनली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। और ये सीवियर हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता उत्पन्न करता है एक हेल्दी पेशेंट में, स्वास्थ्य से रिलेटेड, जिसके कारण हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर। आर्टरी में तो वैसे भी नॉर्मल प्रेशर बना ही रहता है। जैसे आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर अभी देखोगे तो 120/80 mmHg है, DYS, या बहुत लोग SYD भी लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, यानी 100, हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में देखोगे तो 160 प्लस ही होता है। ठीक ना। तो इसके दो टाइप में हाइपरटेंशन को डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो इसका जो कॉज है बहुत सारे रीजन से होता है। तो इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन इज वाइड स्पेयर एंड ऑकर्स ड्यू टू द प्रॉब्लम इन एनी वन ऑफ द मल्टीपल सिस्टम और बॉडी। ये एक या एक से अधिक रीजन्स की वजह से हो सकता है, जैसे रीनल हाइपरटेंशन, किडनी की वजह से जो हाइपरटेंशन हुआ हो, मे बी ड्यू टू फ्लोइंग रीनल डिसऑर्डर, रीनल में डिसऑर्डर होगा तो वो उसके वजह से भी हाइपरटेंशन जनरेट होगा, जिसे हम रीनल हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। या फिर हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड के में कुछ गड़बड़ी की वजह से हो रहा हो तो उसे बोलते हैं इंडोक्राइन की वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज करता है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर, हमारे हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो उसके वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है कॉजेटिव एजेंट है इसका, वो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इसके वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। सिम्टम की बात करें तो हाइपरटेंशन में मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम है वो है चेस्ट में पेन आना, नाक से ब्लीडिंग हो जाना, हमारे ईयर नोज बजिंग मतलब अजीब सा घनघनाहट टाइप का आवाज़ आना। ठीक ना। विजन चेंज, ब्लर हो जाता है विजन, काफ़ी पेशेंट में ये केसेस देखने को मिला है हाइपरटेंशन के। कन्फ्यूजन, इरेगुलर हार्ट बीट मतलब हार्ट रेट का नॉर्मल से बढ़ जाना, हाइपरटेंशन में तो मैक्सिमम बढ़ ही जाता है। और ये सारे सिम्टम रहे इसके। अब हमें देखना है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में इसे मेनली दो टाइप से किया गया है, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले पेशेंट या फिर किसी पर्सन को खुद का केयर करना होता है, जैसे उसके बिहेवियर में चेंज करना होता है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, किसी भी चीज़ को देखकर नॉर्मल रहना, या फिर ज़्यादा एक्साइटेड ना होना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है बिहेवियर चेंज में। न्यूट्रिशन डाइट में होती है। अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है हाइपरटेंशन से तो उसे कम नमक का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा मतलब ऑयली फूड्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए। वेट रिडक्शन, वेट भी देखें हाइपरटेंशन के केस में तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए वेट को रिड्यूस किया जाता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर इसे डाला गया है। एक्सरसाइज प्रमोशन, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए नॉर्मल। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए एरिया बाय एरिया, चाहे वो
विलेज लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे, बहुत सारे ऐसे एड्स भी आते हैं, एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह पे, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद सेल्फ केयर, ये सारे आते हैं हाइपरटेंशन के प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें आता है सबसे अर्लियर केस डिटेक्शन। इसके अंदर जो पेशेंट सीवियर हाइपरटेंशन से ग्रसित है तो उसमें सबसे पहले उसको केस को डिटेक्ट करना होता है कि हाँ ये पेशेंट हाइपरटेंशन से ग्रसित है। और ड्यूरिंग जब वो हाइपरटेंशन के पे होता है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना तक जाता है, ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस करना, ईसीजी निकालना उसका, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और आपको पता ही होगा कि हाइपरटेंशन के केसेस में मेनली जो ड्रग्स यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के जरिए, वो बीटा ब्लॉकर के ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, जिसमें एटेनोलॉल काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाने वाला सॉल्ट है, ठीक ना। उसके बाद पेशेंट कंप्लियंस, मतलब पेशेंट का जो कंप्लियंस है वो नोट करना, ये सारे आती है। उसके बाद सेकेंड डिजीज है डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह का रोग। इसे मेनली शॉर्ट में डीएम के फॉर्म में डिनोट किया जाता है और ये क्रोनिक डिजीज है, ठीक ना। जिसमें होता क्या है, ये ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इनसफिशिएंट अमाउंट और ड्यू टू इनसफिशियंस ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम अमाउंट में हो रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें से जो ग्लूकोज बनता है उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने का काम हमारा करता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन का प्रॉपर सेक्रेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगी, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद है इनसफिशियंट अमाउंट में सेक्रेट होना, या फिर ड्यू टू इनसफिशियंसी, यानी इंसुलिन का इनसफिशियंसी हो जाना, मतलब नॉर्मल अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा कम जाना। तो ये सारी आती है इसके कॉज के अंदर। और डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें किसी पेशेंट का क्या होता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। टाइप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल स्टेज इसे कुछ टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे इंसुलिन रिक्वायर फॉर सर्वाइवल, ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है जिसमें सर्वाइवल के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिक्वायर फॉर कंट्रोल, यानी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। उसके बाद थर्ड में नॉन इंसुलिन रिक्वायर, मतलब इसमें डायरेक्ट फॉर्म में इंसुलिन दिया जाएगा। और डायरेक्ट फॉर्म में कब दिया जाता है, जबकि डायबिटीज़ काफ़ी क्रोनिक हो गया हो, इसमें इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, इसके कॉज के बेस पे इसे दो टाइप में बांटा गया, डायबिटीज फर्स्ट और डायबिटीज सेकेंड, ये सारे इसके टाइप रहे। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो फ्रेंड्स इसे कुछ कॉज है डायबिटीज़ होने के, जैसे फर्स्ट होता है जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक बीटा सेल जो कि हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, ये जेनेटिक कॉज की वजह से होता है, या फिर म्यूटेशन हो जाना, माइक्रोकोन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन हो जाना, जेनेटिक डिफेक्ट्स इन इंसुलिन एक्शन। अगर ये दोनों नहीं है फिर होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट में ऐसा भी देखने को मिला है कि उसमें इंसुलिन का एक्शन ही नहीं कर पाते, इंसुलिन होता है लेकिन प्रॉपर वो पोटेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक्शन शो नहीं करता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है ओबेसिटी, मोटापा जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा है। अर्बन एरिया से माइग्रेट करके जो पर्सन जाते हैं वो सिटी अर्बन एरिया माइग्रेशन। उसके बाद लाइफ स्टाइल चेंज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आजकल तो कोई काम करना नहीं चाहता, ये काफ़ी बड़ा कॉज बन जाता है, ठीक ना, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर का अंडर डाला गया है। और फैक्टर्स विद इन द इंडिविजुअल का भी फैक्टर्स होता है, जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हद से ज़्यादा फूड्स का खाना और फिजिकल एक्टिविटी करना ही नहीं, आराम से पड़े रहना, ये सारे आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स में। सिम्टम की बात करें तो इसके कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कीटो एसिडोसिस एंड प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स इन यूरिन, हमारे यूरिन में या फिर कीटोन बॉडी का प्रेजेंट होना, ग्लाइकोसुयूरिया, यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, फैटिग्यू, थकान, पॉलीडिस्पिया, पॉलीयूरिया, इरिटेबिलिटी, ब्लड विजन, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम हैं, ठीक। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसके अंदर आती है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसके अंदर आती है पॉपुलेशन स्ट्रेटजी,
किसी पॉपुलेशन का स्ट्रेटजी, उसके बाद हाई रिस्क स्ट्रेटजी। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है डाइट एलोन, डाइट सिर्फ सिंगल डाइट लेना, स्मॉल बैलेंस मोर फ्रिक्वेंटली, मतलब छोटा छोटे हिस्से में डाइट को लेते रहना। उसके बाद आती है डाइट एंड ओरल एंटी डायबिटिक, डाइट के साथ ओरल एंटीबायोटिक लेना, जैसे मेटफॉर्मिन चलती है इसके साथ, या फिर मेटफॉर्मिन के साथ ग्लाइमिपेरिड का भी कंपोजिशन दिया जाता है। डाइट एंड इंसुलिन, ये सीवियर कंडीशन में दिया जाता है, ये पहले इंसुलिन लो फिर नाश्ते करो, डाइट लो। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है कैंसर, ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बात करें कैंसर की, तो ये एक डिजीज है जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब किसी पर्सन में एबनॉर्मल या फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल का एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, जिसे कैंसर कहा जाता है। अटैकिंग द सराउंडिंग टिश्यू एंड ऑर्गन, एबनॉर्मल है तो वो अपने आसपास के टिश्यू और ऑर्गन को अटैक करेगा, जिसके कारण क्या होता है डिस्टेंस बॉडी पार्ट सर्कुलेटिंग विथ ब्लड एंड लिम्फ, उस बॉडी पार्ट में या ना तो ब्लड का सप्लाई होगा ना ही लिम्फ का, जिसके वजह से वॉन्ड्स कॉज हो जाता है, उसी घाव को कैंसर कहा जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो डैट कैंसर इज नॉट ऑलवेज फैटल, ठीक, एंड वन केस आउट ऑफ 3 कैन बी क्योर्ड बाय फ्लोइंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेथड। 3 में से 1 केसेज को इसमें क्योर कर लिया जाता है कैंसर के केसेज, अभी जो इसका चल रहा है ट्रीटमेंट रेशियो, इवन 1 आउट ऑफ 2 केसेस कैन बी क्योर्ड इफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट इन अर्लियर स्टेज। यानी कि 3 में से 1 केसेस को तो कंट्रोल कर लिया जाता है, अगर 3 में से 2 केसेस को कंट्रोल कर लिया जाएगा, जब कैंसर का क्या होगा अर्लियर डिटेक्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेज में ही वो पता चल जाए, तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मोस्ट केसेज ऑफ कैंसर अर्लियर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग द सर्वाइवल रेट ऑफ पेशेंट। अर्लियर डायग्नोसिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो पाता है, और पेशेंट का सर्वाइवल जो रेट है, जीवित रहने का जो टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मोस्ट केसेज की बात करें आर प्रिवेलेंट एंड इट कैन बी प्रिवेंट बाय चेंजिंग द न्यूट्रिशन पैटर्न एंड पर्सनल हैबिट, मतलब इसमें हम चेंज कर सकते हैं कैंसर को, उसके रेट को कम किया जा सकता है न्यूट्रिशन पैटर्न को चेंज करके, और पर्सनल हैबिट यानी फिजिकल एक्सरसाइज हमें रेगुलर करना चाहिए, डाइट बैलेंस में लेना चाहिए, एक्सेस ये जो कहते हैं ऑयली फूड्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, सारे होते हैं। पॉजिटिव कॉज की बात करें तो इसके कैंसर होने के बहुत सारे रीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जीन म्यूटेशन। हमारे जो बॉडी है उसमें क्या होता है जीन का म्यूटेशन हो जाना, जिसकी वजह से कैंसर हो सकती है। जीन एंड क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो जाना जीन और क्रोमोजोमल में, ठीक। उसके बाद होती है हेरिडिटी फैक्टर, वंशानुगत फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके। फेल्योर ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ये सिम्टम की बात करें तो इसमें 2 तरीके के सिम्टम आते हैं, जैसे लोकलाइज मैनिफेस्टेशन, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन। इसमें सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन के अंदर आती है सीवियर पेन, काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, एनीमिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, फैटिग्यू और एनोरेक्सिया, ये सारी चीज़ें आती है सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन के अंदर, ये सारे इसके सिम्टम रहे। जनरल प्रिंसिपल एंड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो इसको 2 तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। पहला होता है अवॉइड टोबैको, ईटिंग हेल्दी डाइट, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, हमें एक नॉर्मल हेल्दी वेट जो होना चाहिए वो मेंटेन करके रखना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, और भी बहुत सारे लाइट्स होते हैं जिससे खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, ज़्यादा सनस्क्रीन क्रीम का भी यूज ना करना। इम्यूनाइजेशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर डाला गया है कैंसर रजिस्ट्रेशन, अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ केस, ट्रीटमेंट, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज किया जाना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।